हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर में। और दोस्तों, अगर आपको क्लासें अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर किया करो। हमें आपके कमेंट्स प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अगर कुछ भी कमी है, अगर आपके कमेंट्स के माध्यम से हमें पता लगेगा कि हमारे वीडियो में क्या कमी रह रही है और क्या हमें इम्प्रूवमेंट करना है। और वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अगर कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता भी नहीं लग पाएगा कि क्या इंप्रूवमेंट करना है, और आपको भी शायद पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। हमें पढ़ाने में मज़ा तभी आता है जब कमेंट आते हैं। कमेंट से हमें पता लगता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो हमने पहले देखा था भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि के बाद में हमने देखा था कि किस तरह से एक राजनीतिक चेतना का भारत में विकास होता है, और उसके बाद में किस तरह से भारत में संविधान का निर्माण होता है। तो संविधान का निर्माण करने के लिए हमने एक संविधान सभा का गठन किया था। तो उसी के जो लोग थे संविधान सभा के, उनके माध्यम से ही संविधान का निर्माण करके एक प्रस्तावना का निर्माण किया गया था। ये हुई थी उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से। तो प्रस्तावना में जो हमारे संविधान के नीति निर्माता थे उनके विचार झलकते हैं, और इस संविधान को जानने की एक कुंजी भी है। इसको संविधान का बेस भी बताया गया है। विभिन्न जो वाद थे, जैसे बेरोजगारीवाद, केशवानंद भारतीवाद, उनमें संविधान प्रस्तावना को संविधान का अंग बताया गया है। वैसे बेरोजगारीवाद में संविधान में प्रस्तावना को अंग नहीं माना गया था, संविधान का अंग नहीं माना गया था प्रस्तावना को। उसके बाद जो केशवानंद भारतीवाद आता है उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया था। उसके बाद से लगातार आज तक प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है, और ये संविधान की एक मूल प्रति है, जो मूल अंग है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में ये संविधान की आत्मा है। तो आज हम देखेंगे प्रस्तावना के बारे में। तो दोस्तों, प्रस्तावना में हम देखते हैं कि इसका क्या क्या स्रोत है, कि कहाँ से ली गई है और क्या क्या इसका बेस है। तो स्रोतों की बात कर लेते हैं हम। इसके स्रोत में अपन देखते हैं जो अमेरिका का संविधान है, अमेरिका, यहाँ से क्या ली गई है, प्रस्तावना का जो प्रारूप लिया गया है वो यहीं से लिया गया है। जो मेन मोटी मोटी बातें थी प्रस्तावना की, जो उसका स्वरूप, जैसे बोर्ड है तो इसका जो बॉर्डर वगैरह है ये लिया गया। तो इस तरह से प्रस्तावना का स्वरूप कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। और जिसकी भाषा क्या होगी, ये कहाँ से ली गई है, भाषा ली गई है अपने ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से तो क्या ली गई है, भाषा। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध का एक देश है ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ से भाषा ली गई है संविधान सभा की। तो इसके अलावा हम देखते हैं इस संविधान सभा का आधार क्या था। आधार या बेस क्या था। इसमें हम देखते हैं जो 13 दिसंबर 1946 की जो बैठक थी, क्या 13 दिसंबर 1946 की बैठक, संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी, वो इसका आधार, उसी में एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। वही अपनी प्रस्तावना का आधार बना के चल के। तो ये किसने पेश किया था, 13 दिसंबर 1946 की जो तीसरी बैठक थी उसमें पंडित नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा। पंडित नेहरू के द्वारा क्या किया गया था, एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव, इसे कब स्वीकार किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, और यही हमारी प्रस्तावना का आधार बना था आगे चल के। तो इसी को आज हम प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। और प्रस्तावना क्या है, ये हमारे संविधान के निर्माताओं के विचारों को जानने का आधार है, और संविधान का भी परिचय देती है हमें कि किस तरह से हमारे संविधान का प्रारूप है, क्या ढांचा है। तो अब हम आगे देखते हैं कि संविधान का स्वरूप कैसा है और इसके क्या उद्देश्य थे। इसमें हम देखते हैं स्वरूप। तो संविधान का स्वरूप है, संविधान के स्वरूप में हम देखते हैं कि हम भारत के लोग, ये किस बात को इंगित करता है, हम भारत के लोग
भारत को एक प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य बनाने का प्रयास करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। ये चीज़ें स्पष्ट होती है इस लाइन से। और इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि संविधान का स्रोत मतलब संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है और संविधान बनाया किसने? जनता ने। तो संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? जनता। हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है कि संविधान के शक्ति का स्रोत जनता है। अब यानी हम भारतीयों ने मिलकर ये संविधान का निर्माण किया था। तो इसमें आ जाते हैं हम स्वरूप में। तो स्वरूप में आते हैं हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। और ये कैसा होगा? अखंड, अखंड भारत होगा। जो अखंडता। तो संविधान का स्वरूप कैसा था कि संविधान कैसा बना अपना? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो इससे पहले क्या होता था? जब हमारा संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ था तो उससे पहले हमारे निर्णय, देश के नीति संबंधी निर्णय कौन लेता था? ब्रिटेन। तो भारत क्या था? एक पराधीन देश था। तो पराधीनता को खत्म करके भारत क्या बना? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बना। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही होता है कि दूसरे देश के चंगुल से मुक्त होना और मतलब अपने निर्णय खुद ही लेना। पहले ब्रिटेन हमारे निर्णय ले रहा था, तो संविधान बनने के बाद में भारत के निर्णय भारत खुद लेने लगा, चाहे बाहरी हो चाहे आंतरिक। तो उसका मैं हम उदाहरण ले सकते हैं 1949 का जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें भारतीयों से बिना पूछे ही, भारतीय जनता से बिना पूछे ही भारतीय सेना को युद्ध में झोंक दिया गया था और इसी का तीव्र विरोध हुआ था। तो हम देखते हैं कि बिना भारत की इजाज़त के, भारतीयों की इजाज़त के ही सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया गया। तो मतलब भारत पराधीन था, इसीलिए झोंक दिया गया। वरना अगर भारत खुद के निर्णय खुद ले सकता था तो ऐसा नहीं कर सकते थे। आज हम देखते हैं कि भारत जो भी करना है, भारतीय सेना को किसी भी युद्ध करना है, कुछ करना है, या फिर कहीं विदेश से किसी से आर्थिक व्यापार करना है और रिलेशन रखने हैं पॉलिटिकल वगैरह, तो वो सब कौन करता है? खुद भारत सरकार करती है। उसमें किसी बाहरी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो इसका मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हुआ। और हम देखते हैं पंथ निरपेक्ष। तो दोस्तों दो अवधारणाएं प्रचलित होती है विश्व में, धार्मिक धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि धर्म से पूरी तरह ही विमुख हो जाना। और पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? हमारे देश में कॉन्सेप्ट लिया गया पंथ निरपेक्षता का। धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट हमारे देश में नहीं लिया गया है, क्योंकि हमारे जो नीति निर्माता थे उनका मानना था कि भारत धर्मनिरपेक्षता के नज़दीक ना होकर पंथ निरपेक्षता के अधिक नज़दीक नजर आता है। तो इसका हम उदाहरण ले सकते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि कोई भी देश धर्म से तो दूर पंथ से तो दूर हो सकता है, लेकिन धर्म से दूर नहीं हो सकता। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब ये है कि विभिन्न धर्मों के अलग अलग पंथ होते हैं, उनसे हम क्या रहेंगे? निरपेक्ष, मतलब उनसे दूर रहेंगे। उनसे हम दूर रह सकते हैं लेकिन धर्म से नहीं रहेंगे। मतलब धर्म के हम सभी धर्मों को हम समान भाव से देखेंगे। तो जैसे कि मुस्लिम धर्म में शिया और सुन्नी दो पंथ है, और जो हमारा बौद्ध धर्म है उसमें भी दो पंथ है, महायान व हीनयान, दो प्रकार के पंथ है उसमें भी। और हमारे जैन धर्म उसमें भी दो प्रकार के पंथ है, श्वेतांबर व दिगंबर। तो विभिन्न धर्मों में विभिन्न पंथ हैं, तो उनको हम छोड़ सकते हैं लेकिन धर्म से विमुख नहीं हो सकते। ये हमारे देश में कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट ये हो गया। और ये कब जोड़ा गया था? और इसके अलावा जो ये तीन शब्द ये तीनों शब्द जोड़े गए थे हमारे संविधान में कब? 1942 के संशोधन के द्वारा,
1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 42वां संविधान संशोधन था कब हुआ था ये? 1976 में। 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन था, इसी के माध्यम से जो प्रस्तावना थी उसमें पहली बार संशोधन किया गया था, और ये पहली बार और आखिरी संशोधन था प्रस्तावना में। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे, और इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। एक प्रकार से इतना बड़ा संशोधन था ये। तो इसी में हम देखते हैं जो समाजवाद, हमारे देश में समाजवाद की जो पश्चिमी देशों में धारणा चलती है, उस तरह का समाजवाद हमारे देश में देखने को नहीं मिलता है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, जैसे कि उदारवाद। समाजवाद को समझने से पहले हमें उदारवाद को समझना होगा। तो इसके एक जनक कौन थे? इसके जनक जॉन लॉक को माना जाता है, जो कि एक ब्रिटिश दार्शनिक थे, राजनीतिक मान सकते हैं हम उसके उस समय के जॉन लॉक। तो उदारवाद के विरोध स्वरूप क्या आया? मार्क्सवाद। मतलब ये क्या था? इसका उदारवाद से आशय था कि जो अपने हिसाब से सब कुछ संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, और ज्यादातर उद्योगपतियों ने ही संपत्ति अर्जित की थी, और संपत्ति का उत्पादन कौन कर रहा था? मजदूर वर्ग। लेकिन जो संपत्ति के हक कौन जमा रहा था? कुछ एक लोग। 100% लोग उत्पादन कर रहे थे, 95% और 5% लोगों का पूरी संपत्ति पे हक था। तो इसे ही हम उदारवाद से ले सकते हैं। यह आर्थिक उदारवाद का उदाहरण है। वैसे उदारवाद की अवधारणा बहुत बड़ी है। तो इसी के विरोध स्वरूप क्या हुआ? इसी के विरोध स्वरूप हुआ अपने जो मार्क्सवाद का जन्म। जो मार्क्सवाद है, इसका जन्म होता है, और इसके जनक कौन थे? इसके जनक थे कार्ल मार्क्स। ये जर्मनी के रहने वाले थे। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि 95% लोग जो मजदूर वर्ग है, संपत्ति का उत्पादन करता है, लेकिन उस पर हक किसका होता है? पूंजीपतियों का। तो इस पर पूंजीपतियों का हक ना होकर जो उत्पादन कर रहे हैं मजदूर वर्ग, उन्हीं का हक होना चाहिए। तो इसी तरह से ये बोलते हैं कि आने वाले समय में मजदूरों की सरकार होगी, मजदूरों का ही शासन होगा, तो सभी में संपत्ति को बराबर बांट दिया जाना चाहिए। ये था मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद से निकलकर भारत में मार्क्सवाद को नहीं अपनाया गया। इससे इसी निकली एक धारणा थी समाजवाद। तो मार्क्सवाद का एक अलग रूप देखने को मिलता है यूरोपीय देशों में। समाजवाद है, जो कि भारत में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लिया गया था समाजवाद का। जो यूरोपीय देश हैं और जो पश्चिमी देश हैं, उनमें समाजवाद का एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है। वहाँ पे मतलब होता है समाजवाद का कि पूरी संपत्ति किसके अधीन होनी चाहिए? सरकार के अंडर में होनी चाहिए। उस पर निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए, पूंजीपतियों के पास नहीं होनी चाहिए, और सभी में बराबर होनी चाहिए। लेकिन भारत में एक अलग कॉन्सेप्ट लिया गया है समाजवाद का। जो समाजवाद है, इसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट लिया गया है भारत में। भारत का समाजवाद, भारतीय समाजवाद ऐसा है कि यहाँ पे मिश्रित जो लोगों के पास संपत्ति भी होगी, प्लस में उस पर सरकार का नियंत्रण भी होगा। तो समन्वय की भावना से काम किया गया है। पूंजीवाद है समाजवाद, दोनों का मिश्रण के तौर पे हमारे देश में काम किया गया है। और 1991 के बाद में ये समाजवादी शब्द थोड़ा अप्रासंगिक रह गया, लेकिन आज भी हमारी जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी जोड़ा गया है, समाजवादी है। तो आज हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो हमारा समाजवाद कैसा था? सभी को साथ लेकर, मतलब समन्वय के साथ चलने वाला समाजवाद था। और समाजवाद के जनक लेनिन को माना जाता है। लेनिन ये रूस के एक पूर्व प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति थे। इसके अलावा जो एक प्रकार की व्यवस्था और होती है जिसे हम साम्यवाद के नाम से जानते हैं। साम्यवाद क्या है? जो आज हम देखते हैं चीन की व्यवस्था। चीन एक साम्यवादी देश है, तो उसमें सभी चीज़ों पर नियंत्रण किसका है? सरकारी नियंत्रण है। उस पर जब सरकार चाहे, वो सरकार के कुछ एक लोग वही सारी अर्थव्यवस्था चलाते हैं, वही डिसाइड करते हैं किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था चलेगी, किसके पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए, इससे ज़्यादा वो एक्वायर नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा संपत्ति नहीं रख सकता है। तो ये कुछ व्यवस्थाएं थी। और आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब हम देखते हैं लोकतंत्र। जो लोकतांत्रिक था,
लोकतांत्रिक। जो हमारी प्रस्तावना में लोकतांत्रिक की बात की गई कि लोकतांत्रिक हमारा देश कैसा होगा, लोकतांत्रिक, और दूसरा कैसा होगा, गणतंत्र। गणतंत्र। और इसके अलावा अखंडता। ये 3 शब्द रह गए थे। तो इसमें से जो लोकतंत्र का मतलब है कि हमारा देश कैसा होगा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होगा। हमारा जो देश है वो कैसा होगा, लोकतंत्र, मतलब एक किसी राजा और या अन्य सेनाध्यक्षों का राज्य भारत में नहीं होगा। इसमें जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होगा। और लोकतंत्र 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। भारत एक अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जबकि स्विट्जरलैंड एक प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मतलब इसका मतलब यह है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें जनता सीधी भागीदार होती है और अप्रत्यक्ष में जनता सीधी भागीदार नहीं होती। कैसे? हम देखते हैं कि भारत में क्या हम सीधे संसद भवन में बैठते हैं क्या? जनता बैठती है क्या? बिल्कुल भी नहीं बैठती। उसकी जगह कौन बैठता है? हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। हम विधायकों को चुनते हैं, हम सांसदों को चुनते हैं। एमएलए एमपी हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, वही हमारे द्वारा भेजे हुए लोग होते हैं जो हमारा विधायिका, जो विधानसभा व संविधान सभा में जो लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसके अलावा जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें क्या होता है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके साथ साथ जनता भी सीधा डायरेक्ट है, जो कानून निर्माण या फिर और भी जो मुद्दे हैं उन पर जब बैठ के होती हैं तो उसमें जनता भी डायरेक्ट भाग लेती है। तो ऐसा किस में होता है? ऐसा होता है स्विट्जरलैंड के संविधान में। किसके? स्विट्जरलैंड यूरोप का एक देश है स्विट्जरलैंड। इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बाकी लगभग विश्व के लगभग और बाकी सारे देशों में ज्यादातर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड और कुछ एक और देश हैं जिनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था पाई जाती है। इसके अलावा गणतंत्र का मतलब क्या होगा? जो हमारा राष्ट्राध्यक्ष होगा, कौन? हमारा राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति होता है, तो ये कैसा होगा? ये निर्वाचित होगा। ये कैसा होगा? निर्वाचित। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से, दोनों प्रकार से निर्वाचित हो सकता है। जैसे अमेरिका में प्रत्यक्ष भी होता है और अप्रत्यक्ष भी होता है, लेकिन भारत में कैसा होता है? अप्रत्यक्ष तौर पे। जो अप्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष रीति से भारत में चुना जाता है। जो एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो हमारा राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होता है। इसके अलावा अखंडता, एक शब्द और हमारे पास, अखंडता। अखंडता का मतलब क्या है कि भारत एक अखंड देश होगा, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो भारत से हम जानते हैं कि भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। जैसे राजस्थान अगर चाहे तो ये भारत से बिल्कुल अलग नहीं हो सकता। भारत को क्या बोला गया है? यूनियन ऑफ द इंडिया, मतलब राज्यों का संघ। राज्यों का संघ तो बोला गया है, लेकिन कैसा? यूनियन, कि एकजुट होगा, इसको अलग नहीं, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे अमेरिका है, वो एक समझौते का परिणाम है। भारत किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत में बिना किसी समझौते के एक देश बना है भारत। और अमेरिका है, उसमें अलग अलग राज्यों को स्वतंत्रता है कि वो जब चाहे वो अमेरिका से अलग हो सकते हैं। उसके लिए उन्हें एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन भारत में कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, और भारत जिस भी राज्य की चाहे उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। अमेरिका बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। तो भारत में क्या है? भारत एक अखंड देश है, इससे कोई भी राज्य अलग होने की सोच भी नहीं सकता है। ये उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, वह उन्हें मिटा भी सकता है, उसकी जगह अलग राज्य भी बना सकता है। तो ये कुछ हमारे शब्द थे जिनके कुछ मतलब थे जो कि हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित हैं। इसके अलावा जो प्रस्तावना के उद्देश्य क्या क्या थे? प्रस्तावना के उद्देश्य में हम देखते हैं। जो प्रस्तावना के उद्देश्य थे
कि किस उद्देश्य पे प्रस्तावना का निर्माण किया गया था। प्रस्तावना का उद्देश्य था कि न्याय, जो भारत के लोग हैं उनको किस प्रकार का न्याय मिलेगा, भारत के लोगों को किस प्रकार का न्याय मिलेगा, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक, कि भारत के लोगों को किस प्रकार का न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक। तो ये प्रस्तावना के उद्देश्य थे। और इसके अलावा जो बंधुता, पहले हम इन शब्दों को देख लेते हैं। जो न्याय था, न्याय की प्रकृति हमारे भारत में कैसी है, यह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक है। मतलब लोगों को सामाजिक स्तर पे भी न्याय मिलना चाहिए, जैसे कि छुआछूत और भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके उन्मूलन के लिए हमारे संविधान में समता का मौलिक अधिकार हमें दिया गया, समानता का अधिकार दिया गया। और उसके अलावा राजनीतिक न्याय, कि सभी को एमएलए एमपी चुनने का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो और चाहे वो किसी भी जाति से हो। तो जातिगत भेदभाव भारत में बिल्कुल भी नहीं होगा। और तीसरा आर्थिक, कि सभी लोगों को आर्थिक आधार पर भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उन्हें संपत्ति का अर्जन का मौका मिलना चाहिए। और जो कमज़ोर तबका है उसके लिए सरकार अलग से व्यवस्था करेगी, ताकि उनके लिए अलग से व्यवस्था करने के लिए उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। तो ये उद्देश्य था न्याय का। और इसके अलावा जो बंधुता, एक उद्देश्य था अपना बंधुता। आप देखते हो कि आज़ादी से पहले भारत में बहुत सारा खून खराब हुआ और भारत का विभाजन हुआ। तो हमारे संविधान के नीति निर्माताओं ने निर्णय लिया कि भारत के दोबारा से प्रॉब्लम ना आए, ऐसे टुकड़े ना हो और लोगों में सांप्रदायिकता न फैले। तो इसीलिए हमें बंधुता को बढ़ावा देंगे। क्या बंधुता को बढ़ावा देंगे। और इसके अलावा स्वतंत्रता, अगला वर्ड क्या अपना, स्वतंत्रता। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता, किस स्वतंत्रता भारतीय संविधान में किस तरह की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये क्या, विचारों की स्वतंत्रता भी है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में हमें दी गई है। इसका मतलब है कि कोई भी भारतीय, उसको क्या क्या अधिकार रहेंगे, वो अपने विचार व्यक्त कर पाएगा और अभिव्यक्ति वो बिना किसी रोक टोक के अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। और किसी भी धर्म को वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपने हिसाब से, अपने विचारों के हिसाब से किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी भी धर्म को त्याग सकता है। धर्म क्या है, धर्म एक है जीवन जीने की शैली होती है। तो जैसे कि अपने हिंदू धर्म की कुछ चीज़ें अगर उस रीति से हम कार्य करते हैं तो हम हिंदू कहलाएंगे। मुस्लिम रीति से हम कार्य करते हैं, मुस्लिम रीति से अपना जीवन जीते हैं तो हम मुस्लिम कहलाएंगे। तो अलग अलग धर्मों की तरह से जिस रीति से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं वही उसी धर्म के हम लोग कहलाते हैं। तो हमें धर्म की भी स्वतंत्रता है और ये हमारे कुछ अनुच्छेदों में दी गई है। और इसके अलावा उपासना की, धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति व विचारों की स्वतंत्रता हमारे संविधान में हमें प्रदान की गई है। इसके अलावा राष्ट्र की एकता व अखंडता के सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास, रेगुलर हम प्रयास करेंगे। ये कुछ उद्देश्य थे। एवं अखंडता, हम अखंडता को पहले भी समझ चुके हैं। तो इनको बढ़ावा देने के लिए हम रेगुलर प्रयास करेंगे। यही क्या था हमारे संविधान, हमारी प्रस्तावना का उद्देश्य, हमारे संविधान का उद्देश्य था। और प्रतिष्ठा व सभी लोगों को हमें प्रतिष्ठा व अवसर, प्रतिष्ठा व अवसर उपलब्ध करवाएंगे। ये हमारे राष्ट्र में हमारे संविधान के प्रस्तावना का कुछ उद्देश्य थे जिन्हें हमने देखा है। अब हम देखते हैं, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कि संविधान को प्रस्तावना अंग कब माना गया और कब से नहीं माना गया था। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब हम देखते हैं कि विभिन्न लोगों ने हमारी जो प्रस्तावना है उसके बारे में क्या क्या कहा है।
जिनमें हम पहला नाम लेते हैं एन.ए. पालकीवाला। क्या? एन.ए. पालकीवाला। पालकीवाला इन्होंने कहा है कि संविधान सभा सॉरी प्रस्तावना संविधान की क्या है? परिचय पत्र है। परिचय पत्र, सॉरी परिचय पत्र। प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। और इसके अलावा जो दूसरे विद्वान थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर ये कौन थे? ये हमारी संविधान सभा के सदस्य भी थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इन्होंने कहा है कि संविधान सभा ये प्रस्तावना हमारे क्या है? संविधान के ये क्या हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। क्या है? दीर्घकालीन सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार, सपनों का विचार। तो हम देखते हैं कि जो हमारी संविधान है, हमारी प्रस्तावना है, वो हमारे संविधान का एक स्वरूप प्रकट करती है कि किस तरह से हमारा संविधान होगा, किस तरह से हमारे देश में शासन चलेगा, भारतीय जनता किस तरह से अपने लिए प्रतिनिधित्व का चुनाव करेगी और किस तरह की शासन व्यवस्था और होगी हमारे देश में। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने सही कहा है कि दीर्घकालीन सपनों का विचार है। 1950 में बनकर ये तैयार हुआ था संविधान। तब से लेकर आज तक हम एक ही इसी संविधान के अनुसार शासन करते आ रहे हैं और इसी के अनुसार अपना जीवन जीते आ रहे हैं। ये हमारी एक जीवन शैली बन चुका है कि इस तरह से कानून व्यवस्था की और किस तरह की कानून व्यवस्था का हमें पालन करना है और क्या क्या जीविकोपार्जन के हमारे साधन होंगे और किस तरह से हमें विदेशों से संबंध रखेंगे। तो ये हमारे क्या हुआ? हमारे लंबे समय के विचार हो गए। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने बिल्कुल सही कहा है कि दीर्घकालीन सपनों का विचार है प्रस्तावना। और इसके अलावा जो एक विद्वान और थे अपने के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ये भी संविधान सभा के एक सदस्य थे। इनके अनुसार जो प्रस्तावना है क्या है? हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली है। संविधान की राजनीतिक कुंडली, राजनीतिक कुंडली। इन्होंने ये क्यों कहा है कि हमारे प्रस्तावना हमारे संविधान की क्या है? राजनीतिक कुंडली। तो के.एम. मुंशी का कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें अगर किसी का ब्याह शादी करते हैं तो उसकी कुंडली बनाते हैं। तो इसी तरह हमारा जो इतना बड़ा संविधान लिखा गया है उसके लिए भी हमें एक छोटी सी कुंडली बनाई है। किसके रूप में? प्रस्तावना के रूप में। तो प्रस्तावना हमारे संविधान की एक छोटी सी कुंडली है जिसके अनुसार हमें पता लगता है कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या था, संविधान का स्वरूप कैसा है और किस तरह से क्या विचार संविधान में प्रकट किए गए हैं और किस आधार पर हमारा संविधान बना है। ये सब चीज़ें हमें प्रस्तावना के माध्यम से पता लगती है। तो ये इसीलिए के.एम. मुंशी का कथन बिल्कुल सही है कि संविधान की ये एक राजनीतिक कुंडली है। क्या? प्रस्तावना। और प्रस्तावना हमारे संविधान को जानने का एक सबसे बड़ा स्रोत भी है। संविधान के बारे में प्रारंभिक जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत का क्या है? प्रस्तावना। तो ये कुछ चीज़ें थी। और इसके अलावा हम देखेंगे ये जो वाद थे कि कब प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और इससे पहले कब तक नहीं माना गया था। तो हम देखते हैं सबसे पहले बेरुवारी वाद। बेरुवारी वाद ये कब हुआ? ये 1960 में हुआ था। और इसके अनुसार उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तो जरूर है, लेकिन ये क्या है? संविधान का अंग बिल्कुल नहीं है। इसके बाद में आता है जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद बनाम केरल राज्य।
इस वाद में क्या हुआ था? इस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया था और ये हुआ था 1973 में। तो इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था और ये कहा गया था कि ये संविधान का अंग ही नहीं, एक अटूट अंग है और इससे हमारे संविधान के नीति निर्माताओं के उद्देश्यों का पता लगता है कि वो किस उद्देश्य से उन्होंने संविधान को बनाया था। तो ये संविधान का अंग है और इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये कुछ बातें कही गई थी केशव भारती बनाम केरल राज्यवाद में। इसके अलावा इससे पहले एक और होता है 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो एक बार आप ऐसा करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ चीज़ें हम आगे देखते हैं। तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके अलावा एक वाद और होता है केशवानंद भारती के वाद से पहले होता है एक वाद होता है, कौन सा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद क्या था? यह हुआ था अपना 1967 में। तो इस समय इसमें उस समय के न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है और ये शाश्वत है और ये अपरिवर्तनीय है और ये संविधान का क्या है? अभिन्न अंग है। तो सब पहले ही गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में ही ये मान लिया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और 1960 में इसको नकार दिया गया था कि संविधान का अंग नहीं है। इसके अलावा हम एक और देखते हैं, जो पंडित नेहरू थे अपने, पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने प्रस्तावना को, जो प्रस्तावना थी, इसको संविधान की क्या कहा है? आत्मा व कुंजी, आत्मा या कुंजी कहा है। अब दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न और आना चाहिए कि पंडित नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी व आत्मा कहा है, तो इसके अलावा एक और व्यक्ति थे बी आर अम्बेडकर, उन्होंने भी तो किसी चीज़ को संविधान की आत्मा कहा है। तो दोस्तों आपको जानना चाहिए कि जो बी आर अम्बेडकर थे, कौन? बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने तथ्य बताया यहाँ पे। इन्होंने जो अनुच्छेद 32 था, अनुच्छेद 32, जो अनुच्छेद 32 है, इसको संविधान की आत्मा कहा था। और ये क्यों कहा था? क्योंकि अपना ये जो अनुच्छेद 32 है, ये क्या है? एक हमारे जो मौलिक अधिकार भी है, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से जानते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। तो मतलब अगर हमारे किसी अधिकार का हनन होता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय की शरण ले सकते हैं और सरकार के खिलाफ हम जा सकते हैं। या फिर किसी व्यक्ति ने हमारे अधिकार का अतिक्रमण किया है तो उसके खिलाफ हम न्यायालय में मुकदमा कर सकते हैं और रिट जारी कर सकते हैं, न्यायालय उसके लिए रिट जारी कर सकता है। तो बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो इन दोनों में फर्क है कि पंडित नेहरू ने कहा है प्रस्तावना को और बी आर अम्बेडकर ने कहा है अनुच्छेद 32 को। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रस्तावना की कहानी। इसके बाद में अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट। दोस्तों मैंने पहले भी बोला था आपको शुरू में भी कि कमेंट बहुत बहुमूल्य है। कमेंट से हमें पता लगेगा कि हमारी क्लास कैसी जा रही है, अच्छी। अगर आपको अच्छी लग रही है तो भी हमें आपके कमेंट के माध्यम से पता लगेगा, और आपको सही नहीं लग रही है और कुछ गलत लग रहा है तो भी आपके कमेंट्स के माध्यम से पता लगेगा। तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसमें सुधार करने की ज़रूर कोशिश करेंगे और सुधार करेंगे, उसमें पूरा आपका सहयोग करने की कोशिश करेंगे और आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको कमेंट ज़रूर करना है और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है और ख़ुद भी पूरा देखना है। पूरा देखा करो दोस्तों, अधूरा मत देखा करो, उसी से सब कुछ इम्प्रूव होगा और रेगुलर देखा करो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में।